फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी विषय के अतिलघुत्री प्रश्न और राजन सीरीज है ये। हमने राजन सीरीज को आज लिए हुए हैं और पूरा कंप्लीट करेंगे जितने भी क्वेश्चन अतिलघुत्री आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। उससे पहले आप सभी जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए यहाँ पर पहला प्रश्न दिए गया है अतिलघुत्री प्रश्न का। लिखित अभिव्यक्ति के दो उद्देश्य लिखिए, अथवा पूछा गया है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो उत्तर है लिखित अभिव्यक्ति भाषा का अस्थायी रूप है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसीलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अगला है प्रश्न संख्या 3, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए उदाहरण पहला है विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जोड़ना, उदाहरण दिन रात सुख दुख। दूसरा है दोनों शब्द प्रधान हो और शब्द लुप्त हो, उदाहरण की बात करें तो दाल रोटी राधा कृष्ण। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। तो अथवा इसको पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर है जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण दोष अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा। ठीक है। तो ये सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा है जो कि अंदर से निकलती है। ठीक है, भाव। प्रश्न संख्या 5 है पत्र लेखन की 4 विशेषता लिखिए, अथवा पूछा गया है कि पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पत्र लेखन की विशेषताएं। हेडिंग पहला है साधारण पत्र की भाषा शैली सरल व बोलचाल की होनी चाहिए। दूसरा है पत्र में विचार सुस्पष्ट तथा सुलझे हुए होने चाहिए। तीसरा है पत्र में जो लिखा जाना जरूरी है वह अवश्य लिखा जाए। चौथा है पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात पत्र अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। छठवां है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए, और ये हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला है 7वां प्रश्न, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कथन, आख्यान। प्रश्न संख्या 8 है सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। हेडिंग कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उनसे, इनसे, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। प्रश्न संख्या 9 है अंश और अंश शब्द का अर्थ लिखिए। तो मतलब जो यहाँ पर छोटा सा है, यहाँ पर बड़ा शब्द है सा है। तो अंश जो बड़ा है उसका होता है भाग, और जो छोटा है उसका मतलब होता है कंधा। प्रश्न संख्या 10 है स्वर किसे कहते हैं। तो उत्तर है स्वर का अर्थ है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण का सहयोग की आवश्यकता न हो, उसे जो है स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर में दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, व्यंजन में दूसरे की सहायता अर्थात स्वर की सहायता ली जाती है। प्रश्न संख्या 11 है किसी शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो मूक, ठीक है, या उत्थान। तो जो है इसका उत्थान का हो जाएगा पतन और मूक का हो जाएगा वाचल। प्रश्न संख्या 12 है सूक्ष्म पाठक के उद्देश्य बताइए। ठीक है, जो सूक्ष्म पाठन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर है सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। पहला है वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। तीसरा है मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियों सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। प्रश्न संख्या 13 है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला दिए गए है प्रश्न संख्या 14, उपसर्ग क्या है, उदाहरण समझाइए, अथवा उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर
शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अधन मर बराबर अमर, अतिधन क्रमण बराबर अतिक्रमण, अधन नैतिक बराबर अनैतिक, न्याय धन आलय बराबर न्यायालय। अगला है प्रश्न संख्या 15, सामासिक पद किसे कहते हैं? तो उत्तर है दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं, जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई आदि। प्रश्न संख्या 16 है, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। तो उत्तर है वे शब्द जिससे व्यक्ति, जाति अथवा स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 17 है, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का विरक्त हो जाएगा, निस्सीम का असीम हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? शीघ्रता से पढ़ना। ठीक है। द्रुत पाठ का पढ़ने का मतलब है, अर्थ का मतलब है कि शीघ्रता से पढ़ना। प्रश्न संख्या 20 है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से, मतलब यहाँ अक्षर नहीं, मतलब स्वर क्या होता है? स्वर वह होता है जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। ठीक है। स्वर में किसी की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 21, गद्य का अर्थ लिखिए। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर है विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव एवं अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा किया जा सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 23, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चारित बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा मिश्रित वाक्य, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होना। ठीक है। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 26। ठीक है। पूछा गया है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो उत्तर है कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानी का प्रमुख कौशल है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया है कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो उत्तर है लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। प्रश्न संख्या 28 है, वाचन कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर हो जाएगा कि वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। प्रश्न संख्या 29 है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि जो है वो 2 प्रकार की होती है, पहला है सार्थक ध्वनि, दूसरा है निरर्थक ध्वनि। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो निरर्थक हो जाएगा, जिसका अर्थ निकलेगा तो सार्थक हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 30 पूछा गया है कि शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर है अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इस ध्वनि के मेल को शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण के क्या अभिप्राय हैं? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण कार्य में
वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील रहें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया है कि अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो उत्तर है, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, उससे पहले आप सभी जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखिएगा साथियों, ठीक है? आइए प्रश्न संख्या 33 है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो उत्तर है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो उत्तर हो जाएगा विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण व्याख्यान, कहानी कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। प्रश्न संख्या 35 है, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करें, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन, दूसरे प्रकार का क्या है सस्वर वाचन? वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें अथवा बोलें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 36, कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी का क्या महत्व होता है? ठीक है, तो कहानी से ज्ञान में वृद्धि होती है, बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है क्योंकि सोचने की उनकी जो है तर्क क्षमता बढ़ती है जब कहानी बताई जाती है। दूसरा है बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, ठीक है। मनोरंजन जो है अच्छा साधन है क्योंकि कहीं ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से एक जगह पर बैठ कर के सुनाया जा सकता है, सुना जा सकता है। ठीक है। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 37 पूछा गया है कि क्रिया के भेद लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है। और सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। प्रश्न संख्या 38 है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। प्रश्न संख्या 39 है, शब्द की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, पद क्रम का क्या अर्थ है? तो उत्तर है शब्दों को उचित क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं शब्द के। तो पहला होता है ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा होता है वर्णात्मक शब्द। आइए अगला साथियों दिया गया है प्रश्न संख्या 42, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और अगला है संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 43 है, वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचन जो है कि होता क्या है पहले इसको समझते हैं। शब्द वह रूप है जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वाचन कहते हैं, ठीक है, वचन। तो जो वचन होता है, ठीक है, वाचन जिसको बोलते हैं, वह 2 प्रकार का होता है, एक वचन, 2 वचन, ठीक है। वचन आइए, तो एक वचन, 2 वचन और अगर यही संस्कृत की बात कही जाएगा तो वचन जो है 3 प्रकार के हो जाएँगे, कौन-कौन से? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन,
ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 44, पूछा गया है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ध्वनियों के संकेतों, चिन्हों के रूप में लिखित प्रकट प्रकट किए जाता है। यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े न किए जा सकें, वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 45 की बात करें तो यहाँ पर दिए गए हैं कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 46 है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन-कौन से हैं? तो सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। प्रश्न संख्या 47 है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? तो उत्तर हो जाएगा शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। प्रश्न संख्या 148 है, समास किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक शब्द और मेल की इस क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए माता-पिता, चतुरानन, लंबोदर आदि जो है ये समास के उदाहरण हैं। जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं ये तो जो है आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि पूछा जाता है और हो सकता हो कि इस बार भी पूछ लिया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, लिखिए, ठीक है? आइए अगला देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 49 पूछा गया है कि मौलिक लेखन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक लेखन कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, काल कितने प्रकार के होते हैं अथवा काल की कितनी अवस्थाएँ मानी जाती हैं? तो काल के प्रकार, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। प्रश्न संख्या 51 है, छत्र संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर के बना है? तो छत्र संयुक्त वर्ण जो है वह क, ध, स अर्थात छत्र से बना है। अगला है प्रश्न संख्या 52, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बताइए, ठीक है? तो पहला हो जाएगा आई। पहला दिए गए चिकना धन आय बराबर चिकनाई, दूसरा है अच्छा धन आय बराबर अच्छाई। प्रश्न संख्या 53 पूछा गया है कि लिंग की परिभाषा दीजिए, ठीक है? अथवा लिंग किसे कहते हैं बताइए? तो हेडिंग डालिएगा लिंग और लिखिएगा कि हिंदी शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। इसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। अगर यही संस्कृत में पूछा जाएगा लिंग तो वहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 54 है, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं 4 प्रकार के? तो पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है? अगला है प्रश्न संख्या 55, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? अथवा पूछा गया है कि पत्र के प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्र के 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। प्रश्न संख्या 56 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उनके भेदों का उल्लेख कीजिए। अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों तथा व्यक्तियों विशेष को संबोधित करता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता जिसके बारे में कहा जाता है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला बात करेंगे साथियों तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होता है? तो पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला होता है, उसको उत्तम पुरुष बोला जाता है। जैसे मैं हो गया या हम हो गए, ठीक है?
अब जिसके बारे में बोला जा रहा होता है वह मध्यम पुरुष हो जाता है, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष की बात करें तो जिसके विषय में बोला जाता है, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। आइए, प्रश्न संख्या 57 है। अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो अभी उपसर्ग जोड़ करके 4 शब्द। पहला है अभिधन वादन बराबर अभिवादन, अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, अभिधन मान बराबर अभिमान, अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है, तो वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा ताकि दूसरों को भी जो है समस्या ना हो, वो भी जो है अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकें। और प्रयास करिएगा कि एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आ जाए तो कमेंट भी कर दीजिए करें, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्स रहा है। अगर चैनल पर पढ़े हैं तो, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं है साथियों, ठीक है। विदुषी तथा तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का जो है विद्वान होता है, तपस्विनी का पुल्लिंग जो है तपस्वी होता है। प्रश्न संख्या 59 है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो पियरा बुद्धिमान श्रीमती उत्सव। तो प्रिय बुद्धिमान श्रीमती उत्सव, ठीक है, शुद्ध शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है। सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द हैं समधन गीत बराबर संगीत, समधन मान बराबर सम्मान। अगला है प्रश्न संख्या 61। प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62 है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों का प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग की बात करें तो रूपचंद्र के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में अब चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? प्रश्न संख्या 63 है। प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है। मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन के उद्देश्य दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुँचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना। दूसरा है अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 65 है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रतिदिन, ठीक है। तो ये सभी जो है प्रति से बन जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है। कारक शब्द के कौन-कौन से प्रत्यय लगा करके लगा हुआ है, ठीक है। कारक शब्द में कौन-सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कारक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है। ईसा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन-सा लकार प्रयुक्त है? तो लंग लकार जो है भूतकाल प्रयुक्त है। प्रश्न संख्या 68 है। बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है। अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अधि उपसर्ग के 4 शब्द हैं। पहला है अधिधन पति बराबर अधिपति, दूसरा है अधिधन नियम बराबर अधिनियम, तीसरा है अधिधन इन बराबर अधीन, चौथा है अधिधन अस्थता बराबर अधिष्ठता। अगला है प्रश्न संख्या 70 और यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज कौन दौड़ता है? खरगोश तेज दौड़ता है। तो तेज कौन हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 71। पूछा गया कि प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्रचार हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 72। प्रत्यय किसे कहते हैं पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। नवीन मतलब नया होता है, ठीक है। जो नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे लौकिक में इक, मित्रता में ता। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उपसर्ग तो पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे
प्रत्यय में प्रतिदिन, तो यहाँ पर उपसर्ग में मित्रता में मित्रता, तो उपसर्ग जुड़ जा रहा है, प्रत्यय जुड़ जा रहा है। प्रत्यय भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। प्रश्न संख्या 73 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो आजन्म, आगमन, आकाश। अगला है प्रश्न संख्या 75, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? उत्तर फिर से देखते हैं, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, ठीक है? किसने, किसी को। जैसे राम हो गया, तो राम की जगह पर आपने कह दिए वह, नाम नहीं ले रहे हैं, कह दे रहे हैं वह, तो वही जो है वह क्या हो जाएगा? अगर राम नाम ले रहे हैं तो वहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, अगर वहाँ पर जो है वह बोल दे रहे हैं सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा, द्रुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना, अर्थात पढ़ना। प्रश्न संख्या 77 है, अक्षर का अर्थ लिखिए। तो जो नासवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा का अर्थ नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, तो पूछा गया है प्रश्न संख्या 78 में कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं? ठीक है? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो कहानी शिक्षण की विधियाँ निम्न है, पहला है चित्र विधि, दूसरा है कहानी कथन विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि, चौथा है वार्तालाप विधि। ठीक है? अगला है साथियों प्रश्न संख्या 80, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है? तो उच्चारण दोष के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। कौन-कौन से? पहला है ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी। आइए, यहाँ पर दूसरा दिए गए है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, तीसरा है परिवार में अशुद्ध उच्चारण, चौथा है शारीरिक विकार ध्वनि यंत्र संबंधित। प्रश्न संख्या 81 है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान है शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, क्रमबद्धता और निसंकोच भाव अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या यहाँ पर 82 है, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो अभिधेय, लक्षणा और व्यंजना, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है? तो सभी साथी जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।